अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। हमने इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स का जनरल रिव्यू लिया था, जिसमें मैंने डायग्रामेटिकली स्टूडेंट्स को समझाया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। ठीक है, आज मैं आपको उसका डिटेल ओवरव्यू दूंगी, जिसके अंदर हम उसके सबसे फर्स्ट टॉपिक को, सबसे फर्स्ट एलिमेंट को, एडम के ए यानी कि एब्जॉर्प्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा फिर से इसकी डेफिनेशन रिपीट करते चले। फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। काइनेटिक्स व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग्स। हमने इसके फर्स्ट आज मेन एलिमेंट को डिस्कस करना है, एब्जॉर्प्शन। हम एब्जॉर्प्शन को, हम ये सारे एडम में से डी को, एम को, ई को, इन सब को फर्दर आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे और कौन से फैक्टर्स हैं जो इन हमारे इन मेजर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। कोई भी ड्रग हम बॉडी में लेते हैं, कोई भी मेडिसिन हम बॉडी में लेते हैं, तो उसने सबसे पहले हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होना है, फर्दर फिर कोई प्रोसेस स्टार्ट होगा। वो एब्जॉर्ब होगी, अपना एक्शन शो करेगी, तब वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबोलाइज होगी और हमारी बॉडी से एलिमिनेट होगी। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन ये हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक स्टडी का ही एक पार्ट है। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग अ ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो ड्रग है, हमने उसको ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाना है। इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। और ये हमारी जो ड्रग है उसने ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होना है, डिलीवर होना है। हमारी बॉडी इस प्रोसेस को जो है ना फर्दर प्रोसीड करती है। फिर हमारे पास आ जाता है, इसकी एक सेकंड डेफिनेशन भी मैंने आपकी आसानी के लिए लिखी है ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, अब ये है कि हमारी जो ड्रग है उसकी मूवमेंट होती है जब हमने जिस भी रूट के थ्रू ड्रग ली है, यानी कि उसके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो चाहे हमारा जो है वो ऑरल है या वो इंट्रावेनस है, वहाँ से उसकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ड्रग की एब्जॉर्ब होने को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ कि ये हमारे पास एक ड्रग हमने ली। ठीक है, अब उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम उसको सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो जिस भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लिए, ऑरल के लिए है तो ऑरल के थ्रू लिए, तो वो किस तरह ऑरल से पास होती हमारे ब्लड में जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, ब्लड में हमारी ड्रग की जो है वो एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, अगर हम लिक्विड फॉर्म की ड्रग लेते हैं तो वो भी हमने जिस भी रूट के थ्रू ली है, उसको लेने के बाद उसने क्या होना है, ब्लड में एब्जॉर्ब होना है। अब ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद या तो हमारी ड्रग फ्री फॉर्म में होगी या बाइंड फॉर्म में। अगर हमने ड्रग ली है, ठीक है, और अगर वो अपने फ्री फॉर्म में है, ठीक है, तो वो अपना एक्शन शो करेगी। लेकिन अगर वो बाइंड फॉर्म है, यानी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हुई है, किसी और प्रोटीन के साथ बाइंड हुई है, तो वो तब तक अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगी जब तक वो फ्री नहीं होती। वो फ्री होगी देन वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। अब हम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में आने वाले लेक्चर्स में जो है उस पर डिस्कशन करेंगे और मैं आपको लाजमी बताऊंगी कि ये क्या है और फ्री फॉर्म क्या है और बॉन्ड फॉर्म क्या है। आगे हम देखते हैं कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करे हैं एब्जॉर्प्शन को, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फार्मास्यूटिकल फैक्टर। फार्मास्यूटिकल फैक्टर हम बोलते हैं कि वो फैक्टर जिसके अंदर जो है, मतलब जो उसकी फॉर्मुलेशन हुई हुई है या उसके जो फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर्स हैं, वो कौन से हैं जो फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करें हमारी एब्जॉर्प्शन को। उसमें सबसे पहले आ जाता है फार्मुलेशन, किस फार्मुलेशन के तहत जो है वो हमारी ड्रग बनी हुई है। ठीक है, उसके अंदर कुछ मतलब उसके अंदर कौन कौन से बाइंडर्स हैं, एक्सिपिएंट्स हैं और कौन कौन से एजेंट्स हैं हमने उसमें ऐड किया। उसकी फार्मुलेशन के जो फैक्टर्स हैं वो हमारी एब्जॉर्प्शन को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ये डिसइंटीग्रेशन है। डिसइंटीग्रेशन हम बोलते हैं कि हमने एक ड्रग ली है और वो ड्रग हमारे अंदर स्टमक में जाने के बाद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, उसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। फिर हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन हम कहते हैं कि हमने कोई भी ड्रग ली, अब उसका आगे सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाना कम्प्लीटली को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। और हमारे पास लास्ट में हमारे पास आता है पार्टिकल साइज़। पार्टिकल साइज़ हम बोलते हैं कि हमने अपनी ड्रग ली, अब उसका पार्टिकल साइज़ भी मैटर करता है। अगर ड्रग का पार्टिकल साइज़ स्मॉल होगा तो वो हमारी बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होगा, अगर उसका पार्टिकल साइज़ लार्ज होगा तो वो हमारी बॉडी में देर से एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि उसने लिपिड मेम्ब्रेन से पास आउट होना होता है और उस पास आउट होने के लिए हमारी जो ड्रग है उसका पार्टिकल साइज़ जो है वो स्मॉल होना चाहिए।
हमने पीछे जो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स पढ़े थे, अब उन्होंने आगे, मैं आपको उनकी डायग्रामेटिकली जो है वो एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि हमने एक ड्रग दी, जैसे कि डिसइंटीग्रेशन, हमने एक प्रोसेस पढ़ा कि फार्मास्यूटिकल फैक्टर में डिसइंटीग्रेशन भी है जो कि हमारी ड्रग को इफ़ेक्ट करिए एब्जॉर्ब होने से। कैसे करिए कि ये हमने एक ड्रग ली, अब उसने हमारी स्टमक में जाना है, अब उसके अंदर बाइंडर्स भी हैं, एक्सिपिएंट्स भी हैं, ठीक है, जो कि उस ड्रग को जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होने देंगे। हमारी ड्रग हमने ली, वो स्टमक में जाएगी, वहाँ पे मौजूद जो एसिड है वो क्या करेगा, वो हमारी ड्रग को जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल साइज़ में कन्वर्ट कर देगा। ड्रग का स्मॉल पार्टिकल साइज़ में कन्वर्ट होना डिसइंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। वो जो ड्रग है फर्दर, ये हमारी ड्रग थी, ये स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होगी तो यहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी तो वहाँ से वो जाएगी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारी ड्रग की डिसइंटीग्रेशन नहीं होगी तो डेफिनेटली वो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारी एब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट आएगा और फर्दर आगे फार्माकोकाइनेटिक स्टडी नहीं हो सकेगी। फिर में हमारे पास आता है हमारे पास ड्रग फैक्टर। अब ये हमारे पास सेकंड फैक्टर है जो कि एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकता है। किस तरीके से, हमारी ड्रग है उसकी हमने लिपिड सॉल्युबिलिटी देखनी है कि जो ड्रग हमने ली है क्या वो लिपिड सॉल्युबल है। हमारी बॉडी है उसकी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो लिपिड मेम्ब्रेन्स हैं, लिपिड बाइलेयर्स हैं, लिपिड मेम्ब्रेन बनी हुई हैं, उसके अंदर से वही मॉलिक्यूल पास आउट होंगे जो हैं वो लिपोफिलिक होंगे। अब उसमें हमारे पास इस तरह है कि हमने ये हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, तो वो क्या होगी, वो मेम्ब्रेन से इजीली पास आउट हो जाएगी और इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है उसके लिए हमारे पास करियर्स और ट्रांसपोर्टर्स रिक्वायर हैं जो हमारी ड्रग को आगे पास आउट करेंगे और उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है जो हमारी बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ATP प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है पीएच कैसे इफ़ेक्ट करिए हमारी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। हमारे स्टमक की, इंटेस्टाइन की और सारे वाइटल ऑर्गन्स की जो है पीएच जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। जो ड्रग हम ले रहे हैं अगर उसकी पीएच हमारी उस पीएच के साथ जो है वो नहीं मैच करी ऑर्गन के साथ तो वहाँ पे ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। तो ड्रग की जो है पीएच और हमारी जो है ब्लड स्ट्रीम की पीएच का भी जो है वो रेलिवेंट होना लाजमी है। फिर हमारे पास आ जाता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन कहते हैं जो हमारी ड्रग है अगर तो वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो हमारी ड्रग को हमेशा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होना है। अगर वो आयंस की फॉर्म में होगी तो वो कभी भी हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि वो आयंस जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो हमारी जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होते। तो इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ कि ये हमने एक ड्रग ली है, अगर वो स्टमक में आएगी तो अगर तो ड्रग एसिडिक होगी तो हमारे स्टमक की पीएच भी एसिडिक है तो हमारी ड्रग वहाँ पर क्या होगी, इजीली जो है वो डिसइंटीग्रेट होकर एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसमें मैंने एग्जांपल आपको दी है एस्पिरिन की। लेकिन अगर हम एक ड्रग लेते हैं, बेसिक ड्रग है, ठीक है, वो हमारे स्टमक में कभी भी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो बेसिक ड्रग है और वहाँ पे जो स्टमक है हमारा उसकी एसिडिक पीएच होती है, जिसकी वजह से जो ड्रग है वो आयोनाइज्ड हो जाएगी और आयोनाइज्ड ड्रग जो है वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगी और बहुत कम एक्शन देगी, लेस एक्शन देगी, ना होने के बराबर एक्शन परफॉर्म करेगी। लेकिन जो अगर बेसिक ड्रग है, ठीक है, वो हमारे इंटेस्टाइन में आ जाती है और इंटेस्टाइन की क्योंकि पीएच हमारी बेसिक होती है, ठीक है, और वहाँ पर क्या होगा, हमारी जो ड्रग है वो वहाँ पर आयोनाइज्ड हो जाएगी और क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी ड्रग जो है वो आराम से इंटेस्टाइन के अंदर पास आउट हो जाएगी, यहाँ पर आकर डिसइंटीग्रेट होगी, एब्जॉर्ब होगी और आराम से हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स इस तरह से हैं कि जो हमारे पास उसमें 3 फैक्टर्स आते हैं, मैं आपको सभी को एक्सप्लेन करूँगी बारी बारी। सबसे पहले आता है सरफेस एरिया, फिर आता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, फिर आता है प्रेजेंस ऑफ फूड। सरफेस एरिया, जो भी ड्रग है उसने सरफेस पर अटैच होकर फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होना है, तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, सरफेस एरिया कम होगा ड्रग कम एब्जॉर्ब होगी। ज़्यादा होगा सरफेस एरिया तो ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, अगर कम होगा सरफेस एरिया तो ड्रग कम एब्जॉर्ब होगी। इसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारी ड्रग के एब्जॉर्प्शन के साथ। जिस तरीके से इंटेस्टाइन है हमारी, अगर ये इंटेस्टाइन इस तरीके से आपस में जो है वो जुड़ी हुई होती है, एक लूप की फॉर्म में होती है ऐसे करके, ठीक है, अगर हम इसको स्ट्रेट कर देंगे
तो इसका सरफेस एरिया इतना नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये लूप की फॉर्म में है, इसमें माइक्रोविलाए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने इसमें माइक्रो जो विलाए रखे हुए हैं वो हमारी जो है ब्लड की और किसी भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर देते हैं। वो ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर देते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया और ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है वो बिल्कुल जो है वो कोरिलेट करते हैं। फिर हमारे पास आता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। अब इस मामले में कुछ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम क्या होता है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम हम बोलते हैं कि हमारा स्टमक जो है वो अपना जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, उसे पास आउट कर दें इंटेस्टाइन के अंदर। वो इस तरीके से है जैसे ही गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक जो है वो हमारा एम्प्टी हो जाएगा, उसको हम जिस टाइम में वो एम्प्टी होगा उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। अब मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर हमारा जो स्टमक है, अगर उसमें का गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कम होगा तो हमारी जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो भी कम होगी। द रीज़न वाई, अगर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम ज़्यादा होगा तो ड्रग हमारी बॉडी से जो है वो जल्दी से जल्द जो है वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन कुछ सूरत हाल में ऐसा है कि ये नहीं है कि आपने ली है और आपको स्टूल्स हैं या आपको डायरिया है, आप ड्रग लेते हैं और वो फ़ौरन से हमारी बॉडी से पास आउट हो जाती है, तो डेफिनेटली उसका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो है वो बहुत कम है, बहुत कम है, और वो डायरेक्टली पास आउट हो जाती है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हमने जो है वो ड्रग ली है, लेकिन जब तक वो स्टमक से पास आउट होकर इंटेस्टाइन में नहीं आएगी वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए इंटेस्टाइन में जाना ज़रूरी है। तो हमारा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कम होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। लेकिन इन केसेस ऑफ सम डिजीज़ लाइक डायरिया, अगर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कम होगा तो एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होगी। फिर मैं आपको बताती हूँ प्रेजेंस ऑफ फूड के बारे में। जैसे कि हम मेडिसिन लेते हैं, अगर तो हमारे स्टमक के अंदर ऑलरेडी फूड प्रेजेंट है और हम मेडिसिन ले लेते हैं, मतलब हमने खाना खाया फ़ौरन उठ के मेडिसिन ले लिए, तो ऑलरेडी वहाँ पे फूड प्रेजेंट है स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से जो है जो उसकी अब तक उसकी डिसइंटीग्रेशन नहीं हुई, तो हमारी मेडिसिन की डिसइंटीग्रेशन भी स्टमक में नहीं होगी तो वो आगे इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा और उसकी एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। इसीलिए डॉक्टर्स आपको ये जो है वो हमेशा बताते हैं कि आपने खाना खाने के घंटे बाद जो है वो मेडिसिन लेनी है, ताकि आपके जो स्टमक है उसके अंदर जो फूड है उसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाए, ताकि जब आप अपनी मेडिसिन लें तो उसकी डिसइंटीग्रेशन स्टमक में हो और देन वो पास होकर इंटेस्टाइन में जाए और उसकी एब्जॉर्बेंस जो है वो हो। फिर हमारे पास फोर्थ आ जाता है पॉइंट हमारा कि डिज़ीज़ कंडीशन। अगर तो हमें कोई प्रॉब्लम है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है, किडनी डैमेज है या लिवर प्रॉब्लम है या हमें आगे कोई इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है या कोई स्टमक इशू है, तो तब क्या एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क आएगा? जी, तब ही हमारी जो है ड्रग उसके एब्जॉर्प्शन पे लाजमी फ़र्क आएगा। किस तरीके से आएगा? आपको डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है या आपको जो है वो किडनी स्टोन है, आपके लिवर डैमेज है, तो हमारी क्या होगी? एब्जॉर्प्शन कम होगी, क्योंकि हमारी ड्रग ने लिवर से भी मेटाबोलाइज होना है, देन उसने पास आउट होना है, देन उसने जो है हमारी बॉडी ने एक्सक्रीट भी करना है। कोई भी ऑर्गन डैमेज होगा तो हमारी फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ पूरी नहीं होंगी और हमारा जो है एब्जॉर्प्शन भी ड्रग का, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं अगर उनको प्रॉब्लम होगी तब भी हमें एब्जॉर्प्शन को जो है वो फ़र्क लाजमी पड़ेगा। कोई भी ऑर्गन डैमेज होगा हमारे एडम को फ़र्क पड़ेगा, उसकी वजह से फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ नहीं होंगी, जिसकी वजह से हमारी जो है वो ड्रग ना सही से एब्जॉर्ब होगी, ना डिस्ट्रीब्यूट होगी, ना वो मेटाबोलाइज होगी, ना एक्सक्रीट होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं कि ड्रग हमने ली, वो हमारी जो है वो लिवर से पास होगी, जिसकी वजह से वो वहाँ पे, क्योंकि कुछ हमारी ड्रग्स होती हैं वहाँ पे मेटाबोलाइज होते हैं, जो लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं, लिवर के एंजाइम्स के थ्रू मेटाबोलाइज होंगे, वो वहाँ पर मेटाबोलाइज हो जाएंगी और उनका जो है वो प्रॉपर एक्शन नहीं आएगा, क्योंकि उनका कुछ हिस्सा है वो वहाँ पर मेटाबोलाइज हो जाएगा और वहाँ पे मेटाबोलाइज होने की वजह से उसका जो है वो एक्शन वैसा नहीं आएगा, ठीक है, यानी कंप्लीट एक्शन नहीं आएगा। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो लिवर में मेटाबोलाइज नहीं होती, तो उनका जो है वो एक्शन हमारे पास आ जाता है, क्योंकि वो आगे इंटेस्टाइन में आके डिसइंटीग्रेट होती हैं, स्टमक में डिसइंटीग्रेट होती हैं, इंटेस्टाइन में आके एब्जॉर्ब हो जाती हैं। लेकिन अब ये हमारे पास है ड्रग सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में हमने ड्रग ली, ये क्या होगी? आगे लीवर से पास हो गई, लीवर से पास होगी तो यहाँ पर जो है वो मेटाबोलाइज होगी। मेटाबोलाइज होने की वजह से 25% या 35% या 45% ये जो है अगर लीवर में मेटाबोलाइज होती है तो जो हमारे पास 100% ड्रग्स थी, ये हमारी 100% ड्रग थी, ठीक है। अगर इसमें से 45 जो है वो लीवर में मेटाबोलाइज होगी तो हमारे पास जो है वो बाकी ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम में जो है वो आगे
एब्जॉर्ब होगी। तो इसका क्या मतलब है कि एग्जैक्ट 100 की 100 ड्रग जो है वो लिवर से पास होने की वजह से, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से वो प्रॉपर एक्शन यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाई और प्रॉपरली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकी। लेकिन इन केस लिक्विड फॉर्म में अगर हम आईवी दे रहे हैं तो क्योंकि वहाँ पर ड्रग जो है वो सीधा ब्लड में जा रही है, लिवर से पास नहीं हो रही, तो वो क्या कर रही है, बाईपास मेटाबॉलिज्म करेगी, यानी कि वो लिवर से पास नहीं हो रही, वो डायरेक्ट ब्लड में जा रही है कम्प्लीटली, वहाँ पे जाके 100% ड्रग यहाँ से हमने ली और 100% यहाँ पे आके एब्जॉर्ब हो रही है, उसका कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। ठीक है, इसको हम कहते हैं बाईपास मेटाबॉलिज्म। और अगर मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, ड्रग फिर पास आउट होती है, तो हम उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये थे हमारे कुछ टॉपिक एब्जॉर्प्शन से रिलेट के, और हमने यहाँ पर पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन क्या है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा है और आपको इसकी अच्छे से समझ आई, और अगर कोई टॉपिक आप खुद समझना चाहते हैं तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच, और मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा।